हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर लेके आए हुए हैं बादल राग की पोयम है क्लास 12th की। तो आप इस पोयम का पैराग्राफ तीरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावत माया यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सहज सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आकांक्षाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर व्रज हुंकार अशनि ताप पात से शापित उन्नत शत शत वीर छत विक्षत हत अचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू इसमें सारे हमने ले रखे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और बाकी सब चैप्टरों के एमसीक्यू अगर आप विद पद्यांश पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने बादल को क्या कहा है? सामाजिक क्रांति का प्रतीक, आर्थिक क्रांति का प्रतीक, राजनीतिक क्रांति का प्रतीक या नैतिक क्रांति का प्रतीक? तो उन्होंने सामाजिक क्रांति का प्रतीक कहा है बादल राग में। तो वह व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। आम आदमी दुखों से त्रास है, दुखों की मनहूस छाया हमेशा जीवन पर मंडराती रहती है। संसार के दुखों से जलते हृदयों पर सामाजिक क्रांति की हुंकार बादलों की तीव्र गर्जन से जैसे हो रही है। बादल सामाजिक क्रांति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि वे गर्मी से झुलसी धरती पर बरसकर जीवन का निर्माण करना चाहते हैं और अत्याचारियों का विनाश करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आ गया, कवि ने बादल को क्या कहा है या किसका प्रतीक बताया है, तो आप इसके माध्यम से उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में किस छाया का अंत लगा रहता है? सुख समृद्धि की छाया का, सुख व दुख की छाया का, दुख व दर्द की छाया का, या गरीब व दरिद्रता की छाया का? तो सुख व दुख की छाया का आवागमन लगा रहता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन बहुत मतलब जो सुख होता है क्षणिक और अस्थिर होता है और उन पर दुखों की छाया मंडराती ही रहती है। इस प्रकार सुख और दुख की छाया का आवागमन लगा रहता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक क्यों माना है? बादल वर्षा करते हैं, बादलों के कारण गर्मी नहीं सताती, बादल आपस में टकराते रहते हैं, बादल के भीतर सृजन व ध्वंस की ताकत है। तो यही इसका आंसर होगा कि बादलों के भीतर सृजन यानी निर्माण करना, ध्वंस यानी खत्म करने की ताकत होती है। आंसर होगा घ। और क्रांति का प्रतीक अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया गया तो आप ये लिखना कि बादलों के भीतर सृजन में ध्वंस की ताकत के साथ साथ एक साथ समाहित दिखाई पड़ती है। एक तरफ से तो बादल किसानों के लिए खुशी का निर्माण के दूत बनकर आते हैं, तो दूसरी तरफ मजदूर के संदर्भ में क्रांति व बदलाव का रूप भी लेकर आते हैं। इस प्रकार ये क्रांति का प्रतीक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्रांति से या विनाश से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? गरीब वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या दलित वर्ग? तो इसमें सबसे ज़्यादा पूंजीपति जो सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाला पूंजी वर्ग बताया गया है। आंसर होगा ख। अच्छा, क्यों बताया गया कि पूंजी वर्ग गरीब और लाचार दलित पर क्रूर अत्याचार करते हैं, लेकिन आखिरकार जब दुखी हृदय से क्रांति के स्वर निकलते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्रांति का प्लवन इन्हें बहा ले जाता है और उनका वैभव नष्ट हो जाता है और दलित व शोषित वर्ग इससे लाभान्वित होते हैं, उसे जीने का संबल होता है, सहारा मिल जाता है। बादल राग रचयिता कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका प्रमुख विषय रहा है, तो आंसर होगा क। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल, विप्लव प्लवन शुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोध में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध तोप,
अंगना अंग से लिपटे भी। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धीन धनी व्रज गर्जन से बादल तस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु हैं, क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। भाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्रांति के विप्लवकारी बादलों को देखकर कौन प्रसन्न होता है? बड़े पौधे, पर्वत, छोटे पौधे या फिर झाड़ियाँ? तो छोटे पौधे इससे प्रसन्न होते हैं, तो इसका आंसर होगा गा, छोटे पौधे। और छोटे पौधे प्रसन्न कैसे होते हैं कि क्रांति के जो विप्लवकारी बादल को देखकर छोटे छोटे हल्के भार वाले जो पौधे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे बादल धरती पर विनाश लीला करते हुए आते हैं और तो उनके बड़े पौधे और पहाड़ तक टूट जाते हैं, परंतु छोटे पौधे लहराते रहते हैं, जैसे उन्होंने बादलों को स्वयं बुलाया हो। अर्थात क्रांति के घोष से जो साधनहीन वर्ग प्रसन्न होते हैं और क्रूर साधन जो संपन्न वर्ग होता है वो उनका विनाश होने लगता है। समाज का साधनहीन वर्ग कब प्रसन्न होता है? जब समाज में क्रांति के स्वर का उद्घोष होता है, जब साधनहीन वर्ग को मकान मिलते हैं, जब साधनहीन वर्ग को भरपेट भोजन मिलते हैं, जब साधनहीन वर्ग को विलासितापूर्ण जीवन मिलता है। तो साधनहीन जब समाज में क्रांति के स्वर उद्घोषित होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव साधनहीन वर्ग यानी गरीब लोगों को पड़ता है। तो इसका व्याख्या इस तरह से, क्रांति के दूत बादल जिस प्रकार गर्जना करते हुए तीव्र वर्षा कर बड़े बड़े पेड़ों एवं पहाड़ों से आतंकित कर देते हैं, परंतु छोटे पौधे इससे प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही क्रांति के स्वरों में शोषण करने वाले वर्ग भयभीत हो जाते हैं, जबकि समाज का निम्न एवं साधनहीन वर्ग सकारात्मक बदलाव एवं खुशहाली को महसूस कर प्रसन्न होता है। तो पूंजीपति किसका शोषण कर रहे हैं? अमीर लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, जन सामान्य और किसान का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जन सामान्य व किसान का पूंजी जो वर्ग है वो शोषण कर रहा है। तो पूंजी वर्ग ने जन सामान्य का व किसान का शोषण कर अपार धन संपदा एकत्र कर ली है, जो उनके खजानों में कैद हैं। वह सामाजिक कार्यों के उपयोग के लिए नहीं है, लेकिन इतनी धन संपदा एकत्र करने पर भी लालसा और लाचार खत्म नहीं होती, वे निरंतर जन सामान्य का शोषण करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिक वर्ग ने किसान की क्या हालत कर दी है? किसान का शोषण करके उनके शरीर की सारी शक्ति छीन ली है, उनका शरीर टूट गया है, वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी उनके अंदर गुण आ जाते हैं। तो धनी वर्ग ने किसान का इतना अधिक शोषण किया है कि उनके शरीर को शक्तिहीन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा ही रह गया है और वह टूट फूट गया है। धनी वर्ग ने किसान के जीवन के सारे तत्वों को ही चूस लिया हो। नेक्स्ट है, कवि ने काव्यांश में किसका सजीव चित्रण किया है? आर्थिक असमानताओं का, सामाजिक विषमताओं का, जीवन की खुशहाली का, या फिर धार्मिक समानता का? तो इन्होंने सामाजिक विषमताओं का चित्रण इसमें सजीव चित्रण किया है। आंसर होगा खा। पर कैसे? कि इसमें बता रखा है कि सामाजिक विषमताएं सजीव चित्रण को किस तरह उजागर करती हैं। पूंजीपति निरंतर सर्वहार जो हमारा जो गरीब वर्ग है उनका शोषण कर रहे हैं, और उन्हें गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, कविता में कवि ने बादल को कहाँ तैरते हुए चित्रित किया है? स्वच्छ आकाश में, हवा रूपी सागर में, या अमरावती नगरी में, या ये सभी? तो हवा रूपी सागर में इन्होंने बताया है। काव्यांश के अनुसार मानव जीवन में सुख कैसा है? अदृश्य, अस्थिर, मायावी या स्थिर? तो अस्थिर है, क्योंकि सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं। संसार का हृदय कैसा हो गया है?
सुख के कारण विशाल, दुख के कारण दग्ध, ईर्ष्या के कारण संकुचित और द्वेष के कारण आह्लादित बोलते हैं। तो दुख के कारण दग्ध है, आंसर होगा इसका सेकंड। प्रलय की माया के रूप में किसे चित्रित किया गया? बादल को, आशाओं को, शोषित वर्ग को या स्वयं को? तो बादल को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, क्रांति वर्ग के या फिर उच्च वर्ग के? तो क्रांति वर्ग के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस प्रकार धरती पर बरस रहे हैं? बार बार गर्जना करके, मूसलाधार रूप में, या पहला और दूसरा दोनों, या छत विच्छत रूप में? तो पहला और दूसरा दोनों, मतलब ये दोनों है, तो यानी इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की गर्जना का संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? संसार में प्रसन्नता छा जाती है, संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है, संसार दुखों से मुक्त हो जाता है, संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है, आंसर होगा सेकंड। बादलों की गर्जना को किसके समान बताया गया है? ब्रज के समान, योद्धा के समान, दुख के समान या प्रलय के समान? तो ब्रज के समान बताया गया है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है? बिजली रूपी तलवारों से, वायुयानों के आवागमन से, या उच्च वर्ग के महत्वाकांक्षाओं से, या फिर निम्न वर्ग के संताप से? तो इसमें होगा बिजली रूपी तलवारों से, इसका होगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काव्यांश में बादल की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया? बादल आकाश को छूने वाले हैं, आकाश से प्रतियोगिता करने वाले हैं, या फिर धीर वीर अपराजित योद्धा हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा, आंसर होगा फोर्थ। इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। बाकी इससे पहले वाले जितने चैप्टर की अगर आपको MCQ चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल सके, और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।